सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पूर्व कक्षा में हमने रुचिरा नामक पुस्तिका से, जो छठी कक्षा की पुस्तिका है, उसका प्रथम पाठ हमने पूर्ण किया था। उसका हमने अध्ययन किया था, पढ़ा था, समझा था। अब उसके बाद हम उसी पाठ के प्रश्न उत्तर अर्थात अभ्यास वर्ग का प्रारंभ करेंगे, जिसमें सबसे पहला अभ्यास है आपका, यहाँ दिया हुआ है, उच्चारणम कुरु। आपके इस अभ्यास में आपको मात्र और मात्र उच्चारण करना है, अर्थात प्रोनाउंसिएशन। आपको किताब में दिए हुए शब्द को सिर्फ बोलना है, और संस्कृत भाषा में आप जितना शुद्ध बोलेंगे उतना ही आप अच्छे से याद भी कर पाएंगे और आपको समझ भी अच्छे से आएगा। क्यों? क्योंकि संस्कृत देव भाषा है, देववाणी है। तो इसको आप जितने शुद्धता के साथ उच्चारण करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से उतनी ही सुंदरता के साथ, उतनी ही सरलता के साथ आप संस्कृत को समझ पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले अभ्यास संख्या 1 का क उच्चारणम कुरुत, इसको देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें शब्द मिला है आपको छात्र। किताब आप सबके पास होंगी, आप अपनी किताब में देखिए, हमने यहाँ सामने लिखे हुए हैं शब्द। छात्र शब्द दिया है, आप हमारे साथ साथ दोहराते रहिए, उच्चारण कीजिए। छात्र, इसका अर्थ है विद्यार्थी। विद्यार्थी अर्थात आप सभी, जो भी बच्चे विद्या अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, वह सभी विद्यार्थी हैं, और उन सबको हम छात्र बोलते हैं। उसमें से जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, उनको हम छात्र बोलते हैं, और जो लड़कियां हैं उनको हम छात्रा बोलते हैं। समझ गए? दूसरा शब्द था गजह। गजह का अर्थ लिखा है हाथी। यह सब आप परिचित हैं, हमारे साथ साथ आप उच्चारण कीजिएगा। घटह, घटह का अर्थ है घड़ा। शिक्षकः, शिक्षकः का अर्थ है अध्यापक। मकरः, मकरः का अर्थ है मगरमच्छ। दीपकः, दीपकः का अर्थ है दिया। मयूरः, मयूरः का अर्थ है मोर। बिडालः, बिडालः का अर्थ है बिल्ली। अश्वः, अश्वः का अर्थ है घोड़ा। शुकः, शुकः का अर्थ है तोता। मूषकः, मूषकः का अर्थ है चूहा। चंद्रः, चंद्रः का अर्थ है चंद्रमा। बालकः, बालकः का अर्थ है बालक अथवा लड़का। उसी प्रकार बालिका का अर्थ होता है, आपको पता ही है, लड़की। चालकः, चालकः का अर्थ है चालक। चालक हम उसे कहते हैं जो गाड़ी को चलाने का कार्य करता है, अर्थात इंग्लिश में हम आंग्ल भाषा में बोलते हैं ड्राइवर। गायकः, अर्थात गायकः का अर्थ है गायक, जो गाना गाता है, सिंगर। तो इस प्रकार हम अभ्यास संख्या 1 का क भाग पूर्ण कर लिए हैं। अब अभ्यास संख्या 1 का ख भाग हमने पढ़ना है। इसमें दिया है, प्रश्न है आपका, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। इसका अर्थ समझिए आप पहले। प्रश्न का अर्थ जब तक हमें समझ में नहीं आएगा, तब तक हम उस प्रश्न के उत्तर को याद करने में कठिनाई का अनुभव करेंगे। क्यों? हमें समझ ही नहीं आए, या तो हमें रटना पड़ेगा। तो प्रश्न का अर्थ आप देख लीजिए, चित्राणि दृष्ट्वा अर्थात चित्र को देखकर, पदानि उच्चारयत पदों को अर्थात अक्षरों का उच्चारण करो। अब यहाँ पे हमने चित्र तो नहीं बनाए हैं, किंतु आप सभी की किताब में आपको हर शब्द के आगे उस शब्द का चित्र बना हुआ दिखेगा। हमने चित्र के स्थान पे यहाँ पे उस शब्द का अर्थ आपको दिया है। आप ध्यान पूर्वक देखिए, और यह आपके लिए सरल भी है। क्यों? क्योंकि आप चित्र देखकर उसका अर्थ बता सकते हैं। यहाँ भी आपने मुख्य रूप से शुद्ध उच्चारण करना है, और साथ साथ आप प्रयास करें कि इसका अर्थ भी आप याद कर पाए। कृषकः, कृषकः का अर्थ है किसान। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक आदमी है, उसके हाथ में कुछ फसल है, और हाथ में एक औजार है जिससे फसल काटते हैं।
तो अर्थात किसान। दूसरा है वृषभ। वृषभ जहां लिखा है उसके ऊपर चित्र में बैल बनी है। बैल एक जानवर है, आप सब उससे परिचित हैं। अगला शब्द है भल्लुकः। जहां भल्लुकः शब्द लिखा है वहां चित्र में आप स्वयं देख रहे हैं, चित्र है भालू का, तो इसका अर्थ है भालू। अगला शब्द है मंडूकः। मंडूकः शब्द का अर्थ है मेंढक, और वही मेंढक का चित्र आपको दिया हुआ है। अगला शब्द है कपोतः। कपोतः शब्द के आगे जो चित्र बना है वह कबूतर का चित्र है, तो अर्थात इसका अर्थ है कबूतर। अगला शब्द है पर्यंकः। पर्यंकः का अर्थ है पलंग। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक बेड अर्थात पलंग वहां पे बना हुआ है। अगला शब्द है दूरभाषः। दूरभाषः का अर्थ होता है फोन। काकः। काकः का अर्थ है कौवा। शौचिकः। शौचिकः का अर्थ है दर्जी। यह सभी शब्द के अर्थ हमने यहाँ दिए हैं, और आप अपनी किताब में देखेंगे इन सभी शब्द के आगे इन शब्द का चित्र बना हुआ है, जो चित्र इन अर्थ को दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों, आप प्रयास कीजिएगा कि मात्र उच्चारण मत कीजिए, आप उच्चारण के साथ साथ इनको याद करने का प्रयास करें कि आप अगर इनका अर्थ समझ जाएं तो ये आपके आगे भी कार्य में प्रयोग होंगे। हो सकता है यही शब्द आगे अन्य पाठ में भी आपको प्रयोग हो, या आप अपने घरेलू उपयोग में भी इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अधिकतर शब्द, ये सभी शब्द वह हैं जिनका आप हिंदी में तो उच्चारण भी करते हैं और प्रयोग भी करते हैं। तो इसीलिए आप अगर संस्कृत और हिंदी इनकी याद कर लें तो आपके आगे भविष्य के लिए भी बहुत कारगर होगी। तो प्यारे बच्चों, इसको दोबारा आप अच्छे से देख लें। तो प्यारे बच्चों, हमने अभ्यास संख्या 2 में देखा है, आप अपनी पुस्तिका में देखते रहिए। अभ्यास संख्या 2 में है कि वर्ण संयोजने पदम लिखत, अर्थात वर्ण संयोजने, वर्ण को संयोजित करते हुए अर्थात जोड़कर पदम लिखत, शब्द लिखो। और ख में दिया है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, कि शब्दों का, पदों का अर्थात शब्दों का, अक्षरों का वर्ण विच्छेदम, जो वर्ण हैं उनको विच्छेद करके प्रदर्शित कीजिए। जैसा कि इस प्रकार का पाठ आपने इससे पूर्व कक्षा में, कक्षा 5 में आपने निश्चित रूप से पढ़ा है, और ये बहुत ही सरल है। यदि आप इसको समझते हैं ध्यान पूर्वक तो इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। और आपको अगर बताएं कि कहते हैं कि संस्कृत वैज्ञानिक भाषा है, तो उस वैज्ञानिकता का आपको प्रदर्शन इस वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद में निश्चित प्रकार से होगा। क्यों? हम जिस प्रकार से उच्चारण करते हैं, हम शब्दों को जिस प्रकार से बोलते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में लिखा जाता है। बिल्कुल सरल। आप इसका उदाहरण भी देखिए, और उदाहरण के साथ साथ यह समझते रहिए कि संस्कृत किस प्रकार से वैज्ञानिक भाषा है। जिसका सबसे पहला उदाहरण दिया जा रहा है, यथा च अ स अ क अ। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ वर्ण के नीचे हलंत लगा हुआ है। आप सभी बच्चों को पता है कि हलंत क्या होता है। हलंत का अर्थ है अर्धमात्रिक, कि वह आधा है। ये च के नीचे हलंत है, स के नीचे हलंत है, क के नीचे हलंत है। उसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी, अन्य प्रश्न में भी आपको हलंत वाले वर्ण दिखेंगे। तो इससे पहले हम आपको यह बता दें कि यह हलंत यहाँ पे क्यों प्रदर्शित किया गया। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे एक शब्द देख रहे हैं वर्ण। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी यह जानते हैं कि वर्ण हम एक तो स्वर और व्यंजन, इन 2 प्रकार के वर्णों को हम ज्ञात किए हैं अभी तक, कि एक स्वर वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वह होते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री इत्यादि। और व्यंजन वर्ण वह हैं जिनकी आप 12 कड़ी पढ़ते हैं, जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ य।
इस प्रकार जितने भी अन्य हैं और वह जितने भी व्यंजन हैं वह सभी व्यंजन अर्धमात्रिक होता है, और व्यंजन वह है जो बिना स्वर की सहायता के उच्चारण नहीं किया जाता। अर्थात व्यंजन की उच्चारण करने के लिए, व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। ये जो स्वर दिया है अ, इसकी सहायता से हम इस व्यंजन को बोलते हैं, और जब तक यह स्वर इस व्यंजन से अलग है तो यह अर्धमात्रिक होगा, अर्थात इसके नीचे हलंत लगा होगा। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना करके आपको देंगे, आप उसमें सरलता पूर्वक यह समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी हम आपको आपका अभ्यास वर्ग पूरा करवा दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, शब्द दिया है हमें, शब्द दिया है चषकः। चषकः शब्द का हमें वर्ण संयोजन, अच्छा वर्ण संयोजन करके हमें बताना है, और पहला उदाहरण हमें दिया हुआ था और इसका हमने संयोजित स्वरूप दे दिया चषकः, जो आपके उदाहरण में है। यह किस प्रकार हुआ है, हम जो बोलते हैं वही हम लिख रहे हैं जिस प्रकार से। तो च में हम जब उच्चारण करते हैं तो उसके अंदर ही अ का स्वर भी छुपा हुआ है। च, स, क। तो इसीलिए जिस भी वर्ण में जो जो वर्ण छुपे हैं हम उनको जब खुलकर लिखते हैं या संयोजित स्वरूप में लिखते हैं तो वही वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोजन का प्रारूप होता है। जैसे च धन अ बन गया च, स आधा है अर्धमात्रिक हलंत लगा हुआ है और अ मिलकर बन गया पूर्ण स, क हलंत है और अ मिलकर बन गया क, तो पूरा शब्द हो जाता है चषकः। उसी प्रकार दूसरा हमने देखा है, स अर्धमात्रिक है, इसमें हलंत लगा हुआ है, उसके साथ में मिल रहा है औ। तो जिस प्रकार च के साथ अ मिलके च बना, उसी प्रकार स के साथ औ मिलके क्या बनेगा, सौ। अब च के साथ ई मिला, यह सब जितने भी व्यंजन हैं वह सब हलंत वाले वर्ण हैं, अर्थात अर्धमात्रिक हैं, और जब भी इनके साथ स्वर का मिलन होगा तो वह स्वर के साथ पूर्ण हो जाएगा। जैसे च में ई मिला तो क्या बन गया ची, तो सौची हो गया। आधा क था उसमें अ मिला, कह हो गया, पूर्ण शब्द बनता है सौचिकः, सौचिकः। ध्यान पूर्वक आप इसका प्रयास करें, जो भी समझ नहीं आया आप उनसे पूछ सकते हैं दोबारा। अगला है स धन उ, तो बन गया सु। न धन अ मिलकर बनता है न, क धन औ बन जाता है कौ, तो पूर्ण बन जाएगा सु न कौ, सुनकौ। अगला है ध धन आ, व धन अ, त धन अह, तो ध धन आ धा व तह, धावतः, पूर्ण शब्द बन जाता है धावतः। अग्रिम है व धन रे, द धन ध धन आह, तो बन गया वृद्ध, ये द है, आप इसको चाहे तो अलग भी कर सकते हैं, तो वृद्ध धा, वृद्धा, समझ गए। अगला है ग धन आ गा, य धन अ य, यहां आधा नौ है, गायन, तो में ये ती, पूर्ण बन जाएगा गायंती। तो यह था आपका वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन होता है संयोजित करना। हमने इन सब वर्णों को, जितने भी ये वर्ण दिए गए हैं, इनको हमने संयोजित करके इसका संयोजित स्वरूप दिया है। मतलब एक शब्द बना करके अगर हम देंगे तो वह होगा वर्ण संयोजन का स्वरूप, जहां हमें भिन्न भिन्न वर्णों को मिलाकर एक वर्ण बनाना होगा, और जहां हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो वहां हमें शब्द दिया होगा और उस शब्द का हमें विच्छेद करना होगा, मतलब इस क्रम में लिखना होगा। तो जिस प्रकार यदि आप ऊपर का आपको समझ आया है तो निश्चित रूप से आप अभ्यास संख्या 2 का ख स्वयं से कर सकते हैं। आप यहां अभ्यास करें कि आपने कितना सीखा। अभ्यास संख्या 2 का ख है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, अर्थात जो पद हैं उनका वर्ण विच्छेद, शब्दों का वर्ण विच्छेद
का स्वरूप प्रदर्शित करें। जैसे पहला उदाहरण दिया था इन्होंने लघु। अब लघु शब्द को यदि हम विच्छेदित स्वरूप में लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों? ल। जिस प्रकार च पूर्ण तब होता है जब च में अ मिले, स में सौ तब मिलता है जब स में औ मिले, उसी प्रकार ल पूर्ण तब हुआ जब ल में अ मिला, और घु पूर्ण तब हुआ जब घ में उ मिला। तो पूर्ण हो गया इसका ल में हलन अ, धन घ में हलन धन उ, लघु। और प्यारे बच्चों, परीक्षा के समय आप एक छोटी सी गलती कर देते हैं। शब्द के आगे अगर विसर्ग दिया हुआ है तो आप विसर्ग लगाना भूलिएगा मत। सबसे अंतिम स्वर जो भी है उसके आगे विसर्ग आप निश्चित रूप से लगाएंगे, तभी आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लगे हुए हैं, ये लगे हैं, तो यह अधिकतर बच्चे गलती करते हैं परीक्षा में, तो इतना आप ध्यान दीजिएगा। तो यह तो आपका उदाहरण था जो आपकी किताब में दिया है। अब हम अगला शब्द देखते हैं और उसका प्रयास करेंगे। शब्द है शिव्यति। अब इस शिव्यति शब्द में हम देखते हैं शी शब्द, शी वर्ण बनता है आधा स अर्थात हलंत वाला स धन ई, शी। व पहले से ही आधा है तो हम व के साथ किसी स्वर को नहीं लगाएंगे, तो व सिर्फ अर्धमात्रिक हो गया हलंत के साथ। य, तो य में हलन धन अ, ती, त में हलन धन ई, पूरा बन गया शिव य ति, शिव्यति। अगला है वर्णः। तो जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो पहले व आ रहा है, फिर र आ रहा है, फिर णाह आ रहा है। तो जैसे हमने कहा संस्कृत वैज्ञानिक भाषा क्यों है? क्योंकि हम जिस प्रकार से उच्चारित कर रहे हैं उसी प्रकार से उसको हम लिख भी रहे हैं। आप एक बार अगर इसको ध्यान पूर्वक देखें तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको। पहला वर्ण था व, तो व में हलंत है धन अ, व बन गया। उसके बाद र था तो र हलंत में आ गया है। अब इसके बाद ण, ण में हलन धन आ, लास्ट में विसर्ग था, हमने विसर्ग लगा दिया, तो पूर्ण शब्द बन जाता है वर्णः। ये जो र है यह मात्रा स्वरूप में ऊपर आ जाएगा। अगला है बच्चों कुक्कुरौ। कुक्कुरौ शब्द में जो पहला वर्ण है उसमें क है और क में उ है, तो यहाँ पे हमने क हलंत धन उ। दूसरा क अर्धमात्रिक मतलब हलंत में ही है, आधा है, तो इसको हम हलंत में ले लेंगे। अगला पुनः क में उ है तो क हलंत धन उ। अंतिम है रऊ अर्थात र और औ, तो र हलंत धन औ, तो पूर्ण बन जाता है कुक्कुरौ, कुक्कुरौ। अग्रिम है मयूरः। मयूरः में म जो शब्द है, म जो वर्ण है वह म धन अ, म में हलंत धन अ, यू, इसमें य में उ मिला है तो य में हलंत धन उ। अब अंतिम था रा, र में हलंत धन आह। अब आगे बाद हमने यहाँ पे जो विसर्ग था वह हमने लगा दिया, तो पूर्ण बन गया मयूराः। अंतिम है बालकः। बालकः शब्द में ब में आ है तो ब हलंत धन आ, ल में अ है ल हलंत धन अ, क में अ है क हलंत धन अ, अंतिम में विसर्ग दिया है तो विसर्ग हमने लगा दिया। पूर्ण हो गया बालकः, बालकः। तो प्यारे बच्चों, इस वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद के क्रम को आप निश्चित रूप से देखिए, और जब आप इसका अभ्यास करें तो निश्चित रूप से आप कम से कम अपने अपने नाम का वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन निश्चित रूप से करें, और आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के नाम का आप वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद करें, और संस्कृत की वैज्ञानिकता का प्रदर्शन स्वयं से आप जांचें और अपने घर में भी बताएं। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया है उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात नीचे दिए हुए इस उदाहरण को देखते हुए आपने रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इनकी पूर्ति आपने करनी है, और ऊपर आपको जो चषकः, चषकौ, चषकः ये 3 शब्द दिए हैं, इन्हीं के अनुसार आपको नीचे पूर्ण करने हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम तो यह देखते हैं कि यह है क्या।
तो हम जब इसको देखते हैं तो आपने बच्चों पढ़ा होगा शब्द रूप। इससे पूर्व आपने कभी अगर शब्द रूप पढ़े हो तो यह भी शब्द रूप है। यह एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। चषकः शब्द का एक वचन चषकः बनता है, जैसे बालकः बनता है। आप अपनी पुस्तिका के सबसे पीछे जो परिशिष्टम नामक पाठ है, यदि आप उसमें देखें तो वहां बालक शब्द आपको दिखेगा। उसी बालक शब्द के प्रकार से यह दिया है। उसमें था बालकः, बालकौ, बालकः। उसी प्रकार चषकः, चषकौ, चषकः। बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दः। शुनकः, शुनकौ, शुनकः। मृगः, मृगौ, मृगाः। शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकः। मयूरः, मयूरौ, मयूरः। अब इसमें हम देखते हैं कि बलिवर्दौ दिया हुआ था, मतलब द्विवचन दिया है, तो इसका एक वचन हो जाएगा चषकः की तरह बलिवर्दः और चषकः की तरह बलिवर्दः बहुवचन। अग्रिम में शुनकः दिया हुआ है और द्विवचन और बहुवचन पूछा है, तो द्विवचन में शुनकौ और बहुवचन में शुनकः। तीसरे में बहुवचन दिया है मृगः, उसका एक वचन होगा मृगः, द्विवचन होगा मृगौ। अगला शौचिकौ दिया हुआ है, एक वचन होगा शौचिकः और बहुवचन होगा शौचिकः। अगले में मयूरः दिया है, द्विवचन होगा मयूरौ, बहुवचन होगा मयूरः। यह आप तभी स्वयं से कर पाएंगे जब आपको शब्द रूप याद है। यह अकारांत शब्द रूप है, तो यदि आपको देव या बालक शब्द या राम शब्द के याद हैं तो यह आप निश्चित रूप से स्वयं कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। इसमें दिया है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, कि चित्र को देखकर संस्कृत के शब्द लिखो। संस्कृत के शब्द का मतलब है जो चित्र दिया है उस चित्र में बने हुआ जो भी वस्तु है, चाहे वो जानवर हो चाहे कोई वस्तु विशेष हो, उसका नाम आपने संस्कृत में लिखना है। जैसे सबसे पहला चित्र था हाथी का, तो हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजः। दूसरा चित्र था कौवे का, यह तो हमने पढ़ा भी है इस पाठ में कि कौवे को कहते हैं काकः। तीसरा चित्र है चंद्रमा का और चंद्रमा को कहते हैं चंद्रः। अगला चित्र है ताले का, ताले को कहते हैं तालकम। भालू है अगला चित्र, भालू को संस्कृत में कहते हैं भल्लुकः। और अंतिम चित्र है बिल्ली का, और बिल्ली को कहते हैं बिडालः। तो प्यारे बच्चों, इनको आप सिर्फ देखिएगा मत, अगर आप इन्हें साथ साथ में याद भी कर लें तो आप स्वयं से देखिएगा, आप विद्वान होने के साथ साथ स्वयं में गर्व का अनुभव करेंगे, क्योंकि यह संस्कृत के शब्द आज विलुप्त होते जा रहे हैं। और जिन जिन बच्चों को यह याद है वह अपनी कक्षा में ही नहीं अपने समाज में भी एक गौरवान्वित स्वयं को महसूस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इतना आपने देखा। अब अगला हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। दिया गया है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, अर्थात चित्र को देखकर उत्तर को लिखो। अर्थात जो आपके पुस्तक में चित्र दिए हुए हैं, हर वाक्य के आगे एक एक चित्र बना है, उस चित्र को देखते हुए आपने उस वाक्य का उत्तर देना है। यहाँ हमने चित्र नहीं बनाए हैं, आपने किताब में देखिएगा। सबसे पहला जहाँ यथा लिखा है वहां है बालकः किम करोति, और सामने जो बालक है उसके हाथ में किताब है, अर्थात वह किताब पढ़ रहा है। तो इसका उत्तर हो गया है बालकः पठति, अर्थात बालक पढ़ता है। दूसरा है अश्वौ किम कुरुतः, चित्र में है दो घोड़े हैं और वह दौड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग हुआ है। जैसे इससे पहले हमने देखा था, इससे पहले वाले आपने प्रश्न में जब देखा है कि चषकः, चषकौ, चषकः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग किया हुआ तो चषकौ बना था द्विवचन में, वैसे ही यहाँ अश्वौ मतलब दो घोड़े दौड़ते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा अश्वौ धावतः, द्विवचन धावती, धावतः, धावन्ति, तो यहां हो जाएगा अश्वौ धावतः। अगला है कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, आप देखिए कि 3 कुत्ते हैं और वह आपस में क्या कर रहे हैं। आप तो सिर्फ चित्र में देख ही रहे हैं, किंतु कुत्ते क्या करते हैं, बिल्कुल सही, भौंकते हैं ना। और वह भौंकने का शब्द हमने इस पाठ में पूर्व में पढ़ा है।
तो वही यहाँ हो जाएगा कुर्वन्ति, ये बहुवचन है तो यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग। कुक्कुरः बुक्कन्ति अर्थात कुत्ते भौंकते हैं। अगला है छात्रौ किम कुरुतः। छात्रौ असौ द्विवचन, यहाँ भी द्विवचन। चित्र में आप देख रहे हैं कि दो छात्र बने हैं, वह खड़े हैं। अब आप बोल सकते हैं वह खड़े हैं, हंस रहे हैं या उत्तर दे रहे हैं या कुछ भी आप बोल सकते हैं, गा रहे हैं। तो यहां हमने लिख दिया है कि छात्रौ गायतः। अगला है कृषकः किम करोति। और चित्र में एक किसान है, वो बैलों के साथ खेत को जोतता है, ऐसा हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया कृषकः कर्षति अर्थात किसान जोतता है। अब इसको हम और बड़ा कर सकते हैं कि कृषकः क्षेत्रम, यहां हम क्षेत्रम भी लिख सकते हैं। कर्षति अर्थात किसान क्षेत्र अर्थात खेत को जोतता है। अंतिम है गजौ किम कुरुतः। और चित्र में आप देख रहे हैं कि दो हाथी हैं, वह चल रहे हैं। तो उत्तर हो जाएगा गजौ चलतः अर्थात दो हाथी चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इनको आप अच्छे से देख लीजिए और इसके बाद हम अगला देखते हैं। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। अर्थात पद मतलब शब्दों को, संयोज्य मतलब जोड़कर, वाक्यानि रचयत वाक्य की रचना करो। यह आपको उचित मिलान के माध्यम से वाक्य रचना करनी है। प्रारंभ में कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्द की क्रियाएं सामने दी गई हैं कि जैसे गजहा मतलब आपको पता है हाथी, तो हाथी की क्रिया सामने दी गई है। सिंह मतलब शेर, गायकः मतलब गायक, बालको मतलब बालक, मयूरः मतलब मयूर मतलब मोर। तो जो गजा मतलब हाथी है वह चलता है, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा है कि गजहा चलंती, यहाँ बहुवचन है इसलिए यहाँ पे चलंती का प्रयोग किया। आप देख लीजिए यहाँ हमने क्रॉस चिन्ह भी लगा रखा है और साथ में हमने आगे जो उचित माध्यम है कि गजहा 1 नंबर का है तो जो भी उसका मिलान है उसके आगे हमने 1 नंबर लिख दिया। 2 नंबर सिंहौ गर्जतः मतलब जो शेर है वह गर्जना करता है। गायकः गायति जो गायक है वह गाता है। बालकौ पठतः बालक पढ़ता है। मयूरः नृत्यन्ति मोर नाचते हैं। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा, उचित मिलान लगाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात मंजूषा, जो मंजूषा यहाँ पे दी गई थी, हमने लिखी नहीं है, आपकी किताब में दी हुई है। उस मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं नृत्यंती, गर्जतः, धावती, चलतः, फलंती, खादती। तो इन शब्दों को पदम चित्वा, इन जो मंजूषात में दिए हुए पद हैं उनको चित्वा मतलब चुनकर, रिक्त स्थानानि पूरयत रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ रिक्त स्थान दिए हुए हैं। तो पहला था मयूरः, मयूरः के आगे हमने लिखा है नृत्यंती की मोर नाचता है। यह सारे शब्द हमने मंजूषा से ही लिए हैं, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। दूसरा है गजौ चलतः दो हाथी चलते हैं। वृक्षः फलंती जो वृक्ष है वह फल देते हैं। सिंहौ गर्जतः शेर गर्जना करता है। वानरः खादति बंदर खाता है। अश्वः धावति घोड़ा दौड़ता है। तो इस प्रकार आप यहां देख लीजिएगा, बहुत ही सरल है। और अंतिम प्रश्न हम देखते हैं सह तौ ते इत्येतेभ्यः अर्थात इति एतेभ्यः उचितम सर्वनामपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात सह तौ ते ऐसे उचित सर्वनाम पद को, यह तीनों सर्वनाम पद हैं, सह मतलब वह, तौ मतलब वह दो, ते मतलब वे सब। इन और सर्वनाम पद आपको पता है कि वह होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें चुनकर आपने रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे पहला उदाहरण दिया था अश्वः धावति, और उसके सामने इन्होंने पूर्ण करके दिया है सह धावति, अर्थात अश्वः के स्थान पे हमने सर्वनाम का प्रयोग किया, मतलब सह मतलब वह, कौन, घोड़ा। अब गजः, गजः चलंती ये बहुवचन है, तो यहाँ पे हमने सह का बहुवचन ते का प्रयोग कर दिया कि ते चलंती। अब छात्रौ पठतः, यहाँ द्विवचन है तो हमने द्विवचन का प्रयोग किया, सह का द्विवचन तौ, सह तौ ते, एक वचन द्विवचन बहुवचन।
उसी प्रकार अगला है वानरः क्रीडन्ति, बहुत सारे बंदर खेलते हैं। बहुवचन आ गया तो यहाँ ते क्रीडन्ति मतलब वे खेलते हैं। गायकः गायति अर्थात जो गायक है वह गाता है। सह गायति वह गाता है। अंतिम है मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। बहुवचन का प्रयोग किया गया है तो यहाँ हमने सह का बहुवचन ते का प्रयोग कर दिया और यहाँ पे आ गया ते नृत्यन्ति। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये जो प्रथम पाठ है शब्द परिचय 1 यह आपका आज पूर्ण हुआ। आप इसमें जो भी आपको कठिनाई हो वह आप अपने कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो आप निश्चित रूप से हमसे पूछें। और आप एक बार अंतिम में देख लीजिए आपकी किताब में आपको दिया